बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश 6 यानी 6 सेमेस्टर का जो इंग्लिश है उसमें हमने स्टार्ट किया था एकेडमिक राइटिंग। जो फर्स्ट यूनिट था एकेडमिक राइटिंग में फिर हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट किया था जो कि था एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में हमने एसे राइटिंग की इंट्रोडक्शन की, एसे राइटिंग क्या होती है, एसे क्या होती है। फिर उसमें हमने बताया कि एसे कहाँ से निकला हुआ वर्ड है, यानी लैटिन का निकला हुआ वर्ड है एक्सेजियम, जिसका मतलब क्या है वो भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने जो टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप है ऐसे का उसके बारे में हमने बताया। फिर जो ब्रॉड टाइप्स है जो कि डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड परसुएसिव टाइप है, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया कि ये क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल भी दिए और इसके साथ साथ उसको डिटेल के साथ डिस्कस भी किया। आज हम बताएंगे कि फॉर्मेट ऑफ एन एसे क्या होती है, जो कि हमारी कोर्स ग्रेड के मुताबिक ऑब्जेक्टिव है, तो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ एन एसे क्या होती है, यानी इसे को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कौन से पैटर्न के ज़रिए से, कौन से तरीके के ज़रिए से, ठीक है। तो वो सारा जितना भी फॉर्मेट है जो कि हम स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी फिर दोबारा से कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से कुछ नए वर्ड के साथ डिस्कस करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया एकेडमी पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया एकेडमी को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप भी कमेंट एंड लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि फॉर्मेट ऑफ एन एसे, ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर रखना है कि जब भी हम ऐसे को लिखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए वर्ड्स को सोचते हैं, ठीक है, यानी थॉट इन माइंड कर देते हैं, अपने माइंड में सोचते हैं कि क्या ऐसे वर्ड हम रिकॉग्नाइज करें या ऑर्गेनाइज करें जिसके ज़रिए से हमारी जो ऐसे है वो बेस्ट एंड अच्छी तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे के लिए पहले हम क्या करते हैं, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे को स्टार्ट लेते हैं। और ऐसे को स्टार्ट लेते हैं हम किस चीज़ से, इस सारे फॉर्मेट के ज़रिए से, ठीक है। ये फॉर्मेट जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो इसमें 3 टॉपिक है। एक है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद है बॉडी और फिर उसके बाद है कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्टिव पेज होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो टॉपिक सेंटेंस है उसको थोड़ा मुख्तसर सा क्या करते हैं, मुख्तसर सा उसकी खुलासा निकालने की कोशिश करते हैं, खुलासा करते हैं या उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर देते हैं किस चीज़ को, टॉपिक सेंटेंस को। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। फिर उसके बाद हमारे साथ जो बॉडी आती है, तो बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी जो है ना ये मेन पार्ट है किस चीज़ का, जो ऐसे राइटिंग है उसका, ठीक है। यानी इसको हम सैंडविच में जो गोश्त होती है ना, जो सैंडविच 2 लेयर होते हैं, ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर, ठीक है, उसके बीच में क्या होती है, जो गोश्त होती है या जो शामी कबाब होती है, तो उसी जो मेन चीज़ है जिसके ज़रिए से सैंडविच का टेस्ट अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो वो टेस्ट वाला चीज़ जो है ना ये हमारे साथ बॉडी है ऐसे में, ठीक है, ये रिमेंबर रखना है। और फिर इसके बाद हम कंक्लूजन कर देते हैं, जितनी भी हमने बॉडी में और इंट्रोडक्टिव पेज में जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने लिखा, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ कंक्लूजन करते हैं। और कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, हम कंक्लूजन में हम ऐसे को ख़त्म करने की या स्टॉप करने की या क्लोज अप करने की कोशिश करते हैं, बल्कि क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, रिमेंबर रखना है कि ये जो हेडिंग हम यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी एंड फिर उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऐसे में जब भी आप किसी ऐसे को लिख रहे हैं तो उसमें आपने ये हेडिंग नहीं देनी है कि ये हमारे साथ इंट्रोडक्टिव पेज है, फिर उसके बाद बॉडी पेज है और फिर उसके बाद कंक्लूजन, ये नहीं देने हैं, बल्कि इसी फॉर्मेट के ज़रिए से आपने सिर्फ लिखना है ऐसे को। और ये सारा जो क्या है, जो टॉपिक्स है या जो हेडिंग है ये नहीं देने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं स्लाइड की तरफ। स्लाइड में लिखा गया है कि फॉर्मेट ऑफ एन एसे, फॉर्मेट ऑफ एन एसे में क्या लिखा है कि नाउ देयर इज़ नो रिजिड फॉर्मेट ऑफ एन एसे। ऐसे के लिए कोई अच्छा खासा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, सो इट शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज। ये हमारे साथ एक क्रिएटिव प्रोसेस है इसको हम जितना भी वसी करना चाहते हैं, जितना भी हम लिख सकते हैं इस पर तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम किसी बाउंड्रीज को नहीं रख सकते कि इतने लिमिट में हम इसको कैद करेंगे, ठीक है। कन्फाइंड मतलब कि कैद करना, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से हम जनरली उसको फॉलो करते हैं जब भी हम ऐसे को लिखते हैं, ठीक है, जो कि हम 5th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सो लेट अस टेक अ लुक एट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। एक लुक डालते हैं कि वो कौन से
जो जनरल क्या है स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो है इंट्रोडक्शन। पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ करते हैं कि जी ठीक है, जो हमारे साथ जो टॉपिक दिया गया है तो उसका हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं, एक ब्रीफली सा खुलासा डालते हैं उस पर। ठीक है, सो लिखा गया है कि दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे, ये आपके एसे का फर्स्ट पैराग्राफ होता है। दिस इज़ वेयर द राइटर इंट्रोड्यूस हिज टॉपिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक सेंटेंस होता है, जो टॉपिक होता है, तो राइटर जो है ना वो यहाँ पे इस इंट्रोडक्टरी पेज में क्या करता है, फर्स्ट टाइम उसका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको इंट्रोड्यूस करता है राइटर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। यू कैन गिव अ वेरी ब्रीफ साइनॉप्सिस मतलब कि खुलासा, आप जो है ना एक शॉर्ट सी खुलासा दे सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अपने एसे का। ठीक है, सम पैराग्राफ राइटिंग स्किल कैन बी अ हेल्प हेयर। ठीक है, सो जितनी भी आपके पैराग्राफ राइटिंग के, जितनी भी आपने वर्ड ऑर्गेनाइज किए हैं, जितनी भी आपने सोच किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको हेल्प दे सकती है कि यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना तो उसके ज़रिए से आप फर्दर इसे को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जनरली इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, उसको इंट्रोडक्शन को आप इतने लॉन्ग नहीं रख सकते, बल्कि इसके लिए जो एवरेज रेंज है वो क्या है, 46 लाइन है। 46 लाइन में आप अपने जो इंट्रोडक्टरी पेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फर्दर लिखा गया है कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्कोप्स टू गेट क्रिएटिव इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यहाँ पे एक प्लेंटी स्कोप यानी क्या है कि हमारे साथ जो एसे राइटिंग है, एसे का जो इंट्रोडक्टरी पेज है, तो उसको हम क्रिएटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ऐसे मकदार में वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसके लिए हमारे साथ जो इंट्रोडक्टरी पेज है वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वाला बन जाए। ठीक है, उसका लुक जो है ना वो इतना अट्रैक्टिव बन जाए, उसके वर्ड्स इतने अट्रैक्टिव हो कि रीडर जो है ना वो कोशिश करे कि मैं जल्द से जल्द इस ऐसे को पढ़ूँ। ठीक है, पढ़ूँ। दिस विल इंश्योर दैट यू लुक द रीडर। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप रीडर को देखेंगे। ठीक है, कि रीडर जो है ना वो हमारे साथ कौन से लेवल का है। ठीक है, ड्रा एंड कीप हिज अटेंशन, आप क्या करेंगे, आप उसका अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँ, ऐसे सिचुएशन यहाँ पे डालूँ जिसके ज़रिए से जो रीडर है वो मेरे वर्ड्स को, मेरे ऐसे को अट्रैक्ट करे अपने तरफ। ठीक है, और वो कोशिश करे कि मैं पहले इसी ऐसे को पढ़ लूँ। सो टू डू सो यू कैन स्टार्ट विद अ कोट। सो आप जो है ना अपने ऐसे को एक कोट के ज़रिए से या वर्ब के ज़रिए से या इवन आप एक क्वेश्चन के ज़रिए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने ऐसे को क्वेश्चन के ज़रिए से स्टार्ट करें ना तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जितने भी टीचर वगैरह है वो अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, बॉडी पेज है। बॉडी पेज में क्या लिखा गया है कि दिस इज़ द मेन क्रॉक्स, ये मेन क्रॉक्स यानी एसेंशियल पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे हम लिखते हैं। क्रॉक्स मतलब कि जो एसेंशियल पॉइंट हम शेयर करते हैं किसी जगह पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं एसे में। ठीक है, सो एसे में जो एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं वो बॉडी में मौजूद होते हैं। द बॉडी इज़ द मीट ऑफ यूर ऐसे, जैसे कि मैंने आप लोगों को सैंडविच का एग्जांपल दे दिया ना कि सैंडविच होता है हमारे साथ जिसका जो ऊपर लेयर और जो नीचे लेयर होता है वो इतना खासा टेस्टफुल नहीं होता, लेकिन जो मेन टेस्ट वाली जगह होती है तो वो क्या होती है, वो मीट होती है, वो गोश्त होती है जो इन दोनों के बीच में मौजूद होती है। ठीक है, सो इसी गोश्त को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, बॉडी कंसिडर कर सकते हैं ऐसे में। ठीक है, यानी ऐसे जो है ना वो मोस्ट टेस्टफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट जगह है किस चीज़ का, ऐसे का। सैंडविच बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में जो बॉडी है वो प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द एसे विल बी शेयर हेयर। ठीक है, सो एसे का जो मेन इम्पॉर्टेंट और जो वाइटल कंटेंट है, जो कि बहुत खास कंटेंट होती है, तो वो यहाँ पे शेयर होती है। ठीक है, दिस नीड नॉट टू बी कन्फाइंड, इसको हम महदूद नहीं रख सकते। ठीक है, इस पैराग्राफ को हम महदूद नहीं रख सकते कि मतलब कि बस एक ही पैराग्राफ में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, बल्कि जो बॉडी होती है वो हमारे साथ 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कंटेंट हमारे साथ ज़्यादा है, ठीक है, कंटेंट पे ज़्यादा बातें लिख सकते हैं हम, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ में भी हम लिख सकते हैं। यूजुअली वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड इन द वर्डिंग, अगर हमारे साथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसको हम बॉडी में क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द मिस्टेक्स राइटर जनरली मेक इज टू गो अबाउट
it in a haphazard manner which leaves the reader confused। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, ठीक है, जो बॉडी होती है, अगर आप इस यहाँ पे मिस्टेक करेंगे और जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ऐड करेंगे या हैप्पीजर्ड मैनर में लिखेंगे, बेतरतीब तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे साथ जो रीडर होता है उसको कंफ्यूज कर सकता है और वो इस कहानी को छोड़ेगी, इस ऐसे को छोड़ेगी, बस ये नहीं रीड करना है क्योंकि ये इतनी कन्फ्यूजन वाली और इतने अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट एंड कंटेंट। सो पहले आपने क्या करना है, आपने अपने थॉट्स और अपने जितनी भी कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि पहले हम सोचते हैं, ठीक है, और सोच में क्या करते हैं, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लिखना शुरू कर देते हैं। राइट द इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक फ्लो। आपने क्या करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिक फ्लो के ज़रिए से लिखना है। सिस्टमेटिक फ्लो यानी वर्ड्स टू वर्ड रिलेट हो, ठीक है, वर्ड टू वर्ड एक दूसरे के साथ रिलेट करे। दूसरा ये कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक दूसरे को शेप दे, ठीक है, बहुत इजीली प्रोनाउंस्ड हम करें उसको, और वर्ड टू वर्ड रिलेट करें, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट वो हो, हमारा फ्लो जो है ना वो अच्छा हो, ठीक है। तो एक फ्लो के ज़रिए से हम लिखने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यू वर नरेटिंग इन इंसिडेंट। जब आप इन इंसिडेंट को क्या करें, नरेट कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं, तो तब आपने क्या करना है, एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर के ज़रिए से उसको क्या करना है, मैनर करना है, या एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर के ज़रिए से आपने उसको बयान करना है। क्रोनोलॉजिकल आर्डर अब क्या होता है, स्टूडेंट्स रिमेंबर रखिए, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। क्रोनोलॉजिकल आर्डर हमारे साथ वो आर्डर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट से कहानी को शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि जब हम किसी को अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं तो हम स्टार्ट लेते हैं कि मैंने अपना प्राइमरी जो तालीम है वो यहाँ से किया है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं चली गई पेशावर में मैंने अपना जो मैट्रिक है वो वहाँ से किया, ठीक है, फिर मैं चली गई उसके बाद कॉलेज जो है ना वो मैंने इस्लामाबाद से किया, फिर उसके बाद मैंने जो अपना जो क्या है BSN है या जो मैंने यूनिवर्सिटी का लेवल तालीम है वो मैंने कहाँ से, मैंने KMU से या पेशावर से अच्छी हासी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से हासिल किया। तो आपने क्या किया, अपने प्राइमरी से यानी क्रोनोलॉजिकल आर्डर से, अपने स्टार्ट से, अपने जो प्रीवियस हिस्ट्री है उससे लेकर आपने यहाँ तक अभी जितनी भी डिस्कस किया, तो ये हमारे साथ क्रोनोलॉजिकल आर्डर हो गया, ठीक है। तो जो बॉडी होती है उसमें भी आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या करना है, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ एन एसे। ये एसे का लास्ट पैराग्राफ होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एसे को क्लोज अप करते हैं। सम टाइम अ कंक्लूजन विल जस्ट मिरर द इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ बट मेक श्योर द वर्ड एंड सेंटेंस आर डिफरेंट, ठीक है। कभी कभार हम क्या करते हैं, कभी कभार हम जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है उसी को ही हम कंक्लूजन में लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड और जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, या उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट जो होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और चेंज वर्ड के साथ यहाँ पे हम वही इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को ही लिख लेते हैं। अच्छा, अ कंक्लूजन इज आल्सो अ ग्रेट फ्लेस ऑफ सम टू सम ऑफ अ स्टोरी आर एन आर्गूमेंट। कंक्लूजन हमारे साथ क्या है, एक ग्रेट प्लेस है जिसमें हम स्टोरी का एक सम लिखते हैं या समरी लिखते हैं, ठीक है, या आर्गूमेंट का हम समरी यहाँ पे लिखते हैं। यू कैन राउंड ऑफ योर एसे बाय प्रोवाइडिंग सम मोरल आर रेपिंग ऑफ अ स्टोरी। जब आप अपने स्टोरी को, अपने एसे को एक मोरल देने की कोशिश करते हैं तो वो हम कंक्लूजन में ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक मोरल देते हैं, एक खुलासा देते हैं, एक क्या देते हैं, एक जवाब देते हैं, ठीक है, कि हमारी जो जितने भी स्टोरी थी उसका असल खुलासा क्या था, असल मकसद क्या था। अच्छा, फिर उसके बाद है कि मेक श्योर यू कंप्लीट योर एसे विथ द कंक्लूजन लीव नो हैंगिंग थ्रेड्स। हैंगिंग थ्रेड्स का क्या मतलब है, यानी लटकाए हुए धागे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो एसे है उसको कंप्लीट करके, यहाँ पे आप जब भी आप कंक्लूजन करते हैं ना तो अपने एसे को फुली यहाँ पे क्लोज अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी हैंगिंग थ्रेड्स या लटकाए हुए धागे वगैरह यहाँ पे आप नहीं छोड़ते कि ये बात तो मैं भूल गई, अब मैं दोबारा से यहाँ से लिखूंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, रैपिंग अप स्टोरी करते हैं, यानी क्लोज
पर्पस ऑफ स्टडी कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम कंक्लूजन करेंगे तो उसके बाद हमारे साथ कोई भी जगह नहीं रहती जिसमें हम दोबारा से किसी बॉडी का पार्ट या इंट्रोडक्टिव पार्ट लिखेंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ पे हमारी जो ऐसे हैं वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहे हैं टिप्स फॉर ऐसे राइटिंग। जब भी हम ऐसे राइटिंग करते हैं, अच्छी खासी ऐसे राइटिंग लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसी टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसी टिप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो ऐसे है वो बेस्ट से बेस्ट होगा। लिखा गया है कि गिव अप एसेज इन इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। अपने ऐसे को ऐसा टाइटल दो जो कि यूनिक हो, जो कि अप्रोप्रिएट हो, जो कि क्या हो, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। अगर आपका ऐसे इंटरेस्टिंग हो, आपका ऐसे बहुत करेक्ट हो, बहुत अच्छी हो, बहुत यूनिक हो, तो लोग कोशिश करेंगे कि उसकी तरफ क्या करे, उसको जल्द से जल्द रीड करे, ठीक है। रीडर जो है ना उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन देगी। इट विल हेल्प ड्रा द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड फीक देयर क्यूरियोसिटी। इसकी जो क्यूरियोसिटी है, इसकी जो मतलब जो उसकी दिल की दिलचस्पी है, ठीक है, उसको बढ़ाएगी कि वो जो है ना वो रीडर जो है ना उसकी तरफ अटेंशन और अट्रैक्शन होगा। कीप इट बिटवीन 300 टू 500 वर्ड्स। अपने ऐसे को आपने 300 से लेकर 500 तक वर्ड्स तक महदूद रखना है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, एक आइडियल लेंथ है एक ऐसे का। अगर आप इसको ज़्यादा या कम करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपने एक क्या लिखना है, क्रिएटिव लेसन लेना है फिर, और उस लेसन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन आइडियल लेंथ है वो कितने हैं, 300 से लेकर 500 वर्ड्स है। तो अगर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि मेन आइडियल जो लेंथ है ऐसे राइटिंग की, तो वो कितने वर्ड्स की है, तो 300 से 500 वर्ड्स की है। कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड क्रिस्प। अपनी लैंग्वेज को क्रिस्पी और सिंपल रखना है। जितना सिंपल और क्रिस्पी हो तो लोग जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, अटेंशन देगी और जल्दी जल्दी से उसको रीड करेगी, ठीक है। अननेसेसरी अनकम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट वर्ड्स ब्रेक द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। जो फ्लो ऑफ सेंटेंस होती है तो वो अननेसेसरी वर्ड्स और इसके साथ साथ जितनी भी कम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके साथ साथ ये जो फ्लो होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो इस वजह से आपने फ़्लो ख़राब नहीं करनी है। जितनी सिस्टमेटिकल फ़्लो आप फॉलो कर सकते हैं तो उसको फॉलो करें। नेक्स्ट लिखा गया है कि डू नॉट मेक ग्रामर मिस्टेक। आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं बनाने हैं। जब आप ग्रामेटिकली मिस्टेक बनाएंगे तो यहाँ पे जो रीडर है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, वो कंफ्यूज होगा और वो आपके जो प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग वगैरह है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब वो करेक्ट करेगा तो उसकी वजह से उसकी डिस्ट्रैक्शन, उसकी कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कंटेंट का जो अटेंशन वगैरह है वो ख़त्म हो सकता है। बिफोर बिगिनिंग द एसे ऑर्गेनाइज यूर थाट। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने सोचना है, ठीक है, अपने जहन में एक रफली ड्राफ्ट रखना है, ठीक है, और उससे फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्टूडियो को शुरू करके आपने लिखना है और आपके जितनी भी ऑर्गेनाइज वर्ड है, यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड मिस है वो आपने रिमूव करना है और जो ऑर्गेनाइज वर्ड है उसको लिख के एक स्टोरी बनानी है। लास्ट में हमारे साथ लिखा गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट ऑफ एसे। एसे का जो थीसिस स्टेटमेंट होता है, जो अभी न्यू फॉर्मेट आया है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है। असल में हम थीसिस का जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट से ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप देखेंगे किसी भी एकेडमिक राइटिंग में जब आपसे क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि राइट एसे, लेकिन यहाँ पे लिखा गया होगा कि कौन सा फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, थीसिस स्टेटमेंट फॉलो करना है, ठीक है। यानी थीसिस स्टेटमेंट के ज़रिए से आपने एक ऐसे लिखने हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीसिस ऐसे क्या होती है। थीसिस ऐसे का असल मतलब क्या है कि थीम ऑफ योर ऐसे। आपके ऐसे का जो मेन थीम है उससे ही आपने क्या करना है, शुरू करके अपने अच्छी तरीके से जो एक थीसिस के ज़रिए से या थीम के ज़रिए से आपने अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है और उसको ऐसे का शेप देना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, थीम ऑफ द ऐसे या थीसिस स्टेटमेंट ऑफ ऐसे, ठीक है। सो लिखा गया है कि थीसिस, असल में थीसिस का क्या डेफिनेशन है। थीसिस जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, रिटन एसे स्पेशली सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एक रिटन फॉर्म में किसी ऐसे को सबमिट करेंगे, ठीक है, तो उसी को हम थीसिस कहते हैं। और थीसिस जो है ना ये हमारे साथ थीम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ क्लियर, ये एक क्लियर वन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोजीशन दैट लीव नो डाउट इन द रीडर, ठीक है। ये हमारे साथ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन वाली
क्या होती है, क्लियर वर्ड्स होती है, जिसमें जो आपका पोजीशन है, जो आप क्या कहना चाहते हैं, आपके जो वर्ड्स है, ठीक है, आपकी जो मेन आइडिया है, आपकी जो मेन साइड है, ठीक है, तो वो बिगिनिंग से ही आपके रीडर को पता चलता है यहाँ पे थीसिस में, ठीक है, कि आप जो है ना आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप क्यों ये ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का स्पेशली यह यानी थीसिस स्टेटमेंट में ही पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, थीम ऑफ द एसे होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीसिस एसे में असल में जो आपकी आर्गुमेंट होती है, आपकी जो साइड होती है, ठीक है, कि आप किस साइड से किस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट में ही स्टूडेंट को या रीडर को पता चलता है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।